हेलो फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 एपिसोड नंबर 2। पहले एपिसोड में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दिया था कि इस कोड में वो क्या लेकर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक वेलकम चेंज किया है उन्होंने, एक बढ़िया चेंज किया है सबके लिए, बहुत बढ़िया है। ये सिंप्लीफाइड अगर हम बोले तो इस एरिया में उन्होंने सिंप्लीफाइड किया है। ये फैक्ट है, इसमें कोई र्यूमर नहीं है। क्या उन्होंने सिंप्लीफाइड किया है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन। जैसे आप समझो, हाउस प्रॉपर्टी की हम कैलकुलेशन करने के लिए मकान को कैटेगराइज करते थे कि वो क्या मकान मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या मैंने उसे किराए पर दे रखा है, अगर किराए पर है तो क्या वो खाली भी है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो हम उसकी कैलकुलेशन इनकम कैसे वर्कआउट करेंगे। बेसिकली एनुअल वैल्यू टर्म यूज करते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय। एनुअल वैल्यू, पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, फिर हाउस टैक्स लेस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आता है। इसके ऊपर हम 30% का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन देते हैं जो अगर इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन पर, और फिर वो मेरी इनकम कैलकुलेट हो जाती है। तो जहां तक बात है ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी एनुअल वैल्यू निकालने की, तो पुराने लॉ में 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, पुराने लॉ में वहां पर वो कॉम्प्लिकेटेड था, वाकई में कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ मैं कहूंगा कहीं कहीं लैंग्वेज की क्लैरिटी भी नहीं थी। कुछ चीजें तो ऐसी थी जैसे अनरियलाइज रेंट है, बैड डेट्स, जैसे अनरियलाइज रेंट, आपके रेंट रिकवर नहीं हुए, तो उसको उन्होंने रूल्स में मेंशन कर दिया था। आईटीआर में अलग तरीके से उसकी कैलकुलेशन दिखाई थी और बेयर एक्ट में अलग। अब उन्होंने उस चीज को बिल्कुल बढ़िया से सिंप्लीफाई कर दिया है नए लॉ में। दिखाना चाहूंगा मैं आपको नया लॉ, पुराना लॉ भी साथ में आपको मैं यहां पर मेंशन करके दे रहा हूं। पुराने लॉ में जो, अगर मान लीजिए हमारे पास किराए का मकान मैंने किराए पर दिया है और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए खाली है, तो उन्होंने उसे इस कैटेगरी में मेंशन किया था। और इस कैटेगरी में उन्होंने ये बता दिया था कि अगर आपका मकान खाली है और आप जो एक्चुअल रेंट ले रहे हो, अगर हम उसे ईयरली कैलकुलेट करें, मान लेते हैं कि 10,000 रुपए का किराया है, तो साल का 1,20,000 का किराया बन गया। अब मान लेते हैं 3 महीने के मकान खाली रहा, तो मुझे किराया तो 90,000 मिला। उनका कहना था कि अगर रीजनेबल रेंट, फेयर रेंट, रीजनेबल रेंट उस मकान का, सपोज करें कि उस मकान का रीजनेबल रेंट 12,000, आसपास के लोकेलिटी में 12,000 का रेंट है, इनकम टैक्स ऑफिसर इसको क्लेम कर रहा है कि 12,000 का रेंट आसपास के लोकेलिटी में, आप 10,000 ले। तो वहां पर प्रॉब्लम यह थी कि जो मैं 90,000 रुपए रेंट एक्चुअल में रिसीव कर रहा हूं, उसके साथ मेरा कंपैरिजन 1,44,000 का होता था, और वो हायर फिगर मेरी इनकम में काउंट कर दी जाती थी। अगर मैंने रीजनेबल रेंट से थोड़ा सा कम रेंट चार्ज किया तो मुझे वेकेंट पीरियड का बेनिफिट नहीं मिलता था। लॉ के मुताबिक हम वैसे कैलकुलेट करते थे, बट लॉ के मुताबिक बेनिफिट नहीं मिलता था। अब उन्होंने इसमें लैंग्वेज में बहुत अच्छी क्लैरिटी कर दी। उन्होंने सिर्फ सबसे पहले यह कह दिया कि एनुअल रेंट का मतलब हम लेंगे जो आपका रीजनेबल रेंट है, जो मार्केट में रीजनेबल रेंट चल रहा है, और जो आप रेंट रिसीव्ड कर रहे हो विच एवर इज हायर। लेकिन अब उन्होंने सबसेक्शन 2 डाला और लिख दिया कि अगर मकान आपका खाली है, चाहे पूरे साल खाली रहा हो या कुछ पार्ट में खाली रहा हो, शर्त इतनी है कि आपने उसे लेट आउट का प्रयास किया है, यानी लेट आउट आपने लगा रखा है लेकिन आपके पास किराएदार नहीं आ रहा, किराएदार आ रहा है तो कुछ समय के लिए वो खाली है, तो ऐसे केस में आपको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पे ही टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा मूव है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब कोई कंपैरिजन नहीं करना मुझे मार्केट रेंट से, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पे ही मुझे टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने अब इसमें सेक्शन में ही मेंशन कर दिया कि अगर आपका कोई रेंट अनरियलाइज्ड रहता है, अगर आप उसे रियलाइज नहीं कर पाते हो, उसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे। अनरियलाइज्ड रेंट रहता है तो वो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का पार्ट नहीं बने, जो कि पहले दिक्कत थी, पहले लैंग्वेज में दिक्कत थी। अब लैंग्वेज उन्होंने बहुत बढ़िया सिंपल कर दिया। समझ लीजिए कि मकान अगर आपने किराए पर दे रखा है या किराए पर देने के लिए रखा है, तो जो आपका एक्चुअल रेंट है वो और जो फेयर रेंट होना चाहिए विच एवर इज हायर पर आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर वो खाली है 1 महीना भी, हालांकि ये मैं आपको बोलूंगा कि इसमें मैं पहले एपिसोड में भी बोल चुका हूं कि सिंप्लीफाइड जब लॉ करोगे आप, तो लोग उस लॉ का फायदा उठाए। अब आप मुझे बताओ, अगर लॉ उन्होंने इतना सिंप्लीफाइड कर दिया, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, देखिए टैक्स पेयर की नजर से तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन आने वाले समय में इसमें परिवर्तन ना हो ऐसा मैं मान नहीं सकता, वो फिर चेंज करेंगे। आप ही बताओ, जैसे मकान किराए पर है, 10,000 रुपए किराया चल रहा है, 10,000 किराए के हिसाब से मैंने 1,20,000 साल का किराया देख लिया,
अगर 1 महीने खाली दिखा दूं तो फिर मार्केट रेंट से कंपैरिजन से छुट्टी पाऊंगा। मार्केट रेंट 15,000 है, मैं 10,000 चार्ज कर रहा हूं। अगर पूरे 12 महीने किराए पर मैं रखता हूं तो 1,20,000 और 15,000 के हिसाब से 1,80,000 विच एवर इज हायर के ऊपर मुझे इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1 महीने खाली रह गया तो सिर्फ 11 महीने के रेंट पे ही मुझे इनकम निकालनी पड़ेगी। हो गई ना कमी लॉ में। यही प्रॉब्लम है, आप सिंप्लीफाइड करोगे लॉ टूटेगा, लॉ का गलत उपयोग किया जाएगा। लेकिन ठीक है, आपने सिंप्लीफाइड किया, हमें पसंद आया, सबको पसंद आएगा ये। साथ में अगली चीज इसमें यह भी मेंशन की है कि अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है तो 2 मकान तक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट जो एनुअल वैल्यू है वो 0 ले सकते हो। 2 से ज्यादा मकान अगर आपने खुद के लिए रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो मार्केट रेंट है उसके ऊपर आपकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी। ये पहले लॉ में भी था और अब लॉ में भी है, लेकिन पहले और अब में ये फर्क हो गया। 2025 के बजट से पुराने लॉ को भी उन्होंने ठीक कर दिया था कि 2 मकान जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हो उसमें आपको ये शो नहीं करना, ये साबित नहीं करना कि ये मकान आपने क्यों सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है, खाली रखा हुआ है। पहले नियम, बहुत पहले ये नियम था कि अगर आपने 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप उसमें रहते क्यों नहीं। अगर रहते हो तो ठीक है, नहीं रहते, आप कहीं और रहते हो तो वो खाली क्यों पड़ा हुआ है, आपको बताना पड़ता था कि मैं एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से दूसरे जगह रहता हूं। वो एलिमिनेट कर दिया सरकार ने 2025 के बजट से। देखिए 2025 का बजट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 उनकी मर्जिंग की। मर्जिंग करने के बाद जहां जहां लॉ को और सिंप्लीफाई करना चाहिए था, जहां जहां क्लैरिटी चाहिए थी, वहां वहां क्लैरिटी कर दी। नए लॉ में कहीं भी नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने वर्ड यूज किया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, किसी सेक्शन को करना था। तो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट जो मैं इनकम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं वो मुझे पसंद आया, वो वेलकम अमेंडमेंट है। आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। क्या क्या सिंप्लीफाइड किया, क्लियर हुआ आपको। एक जो लेट आउट मकान के साथ अगर वो खाली समय के लिए, कुछ समय के लिए खाली रहता है तो उसकी कैलकुलेशन पहले कॉम्प्लिकेटेड भी थी और थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं था। अब उन्होंने कैलकुलेशन सिंपल और लॉजिकल कर दिया कि जितना पैसा आप रिसीव करोगे उसी पर हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 21 बनाया है इन्होंने, पहले सेक्शन 23 था, अभी सेक्शन उन्होंने 21 बना दिया। तो सेक्शन तो देखिए चेंज होगा ही, वो नंबर्स तो चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। चेंज लेकर आऊंगा फिर से नए एपिसोड में, बाकी चेंजेस थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके हम चीजों को समझेंगे। अगर मैं ओवरव्यू दूं ना तो 2-3 वीडियो ओवरव्यू में खत्म हो जाता है, लेकिन ओवरव्यू में बात बनेगी नहीं, मजा आएगा नहीं। आपको जो चीज चाहिए कि क्या पर्टिकुलर उस एरिया में चेंज हुआ है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे वीडियो में कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस को कवर करके हर चीज आपको बताऊं। थैंक यू।